नमस्कार, मैं हूं शरद प्रधान। द फ्री प्रेस के इस शो दो टूक में आपका स्वागत है। आज इस शो में हम लाए हैं एक बहुत ही मशहूर हस्ती को, जो न सिर्फ प्रदेश और देश के न जिनकी शोहरत है, बट देश विदेश में उनको बहुत मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत ऊंचा ओहदा है उनका। डॉक्टर अमरीश मित्तल। डॉक्टर अमरीश मित्तल एक ऐसी हस्ती हैं जिनको उनके काम के लिए, उनके जिस तरीके के उन्होंने पायनियरिंग वर्क किया है, उसके लिए उनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। और लखनऊ के लिए ये फख्र की बात है कि डॉक्टर मित्तल लखनऊ को बिलोंग करते हैं और यहाँ पे ये अकेले शख्स हैं जिनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। एक लंबा सफर तय करके लखनऊ की संजय गांधी पीजीआई से होते हुए हिंदुस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने काम किया है, मेदांता हो, पोलो हो, और आज मैक्स हॉस्पिटल की जो चेन है उसके ये चेयरमैन ऑफ एंडोक्राइन साइंसेस हैं। ये तो हुई इनके जो प्रोफेशनल, जो इनके डिसिप्लिन है उसकी बात, लेकिन इसके अलावा इन्होंने जिस तरीके से वर्क किया है, इनको आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसका मेंबर बनाया गया है, और गोरखपुर में जो एम्स बन रहा है उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं। और वैसे तो इनकी बड़ी लंबी फेहरिस्त है, कहां कहां कौन कौन से अवार्ड्स इनको मिले हैं, तमाम ऐसी चीजें करने के लिए जो बहुत कम लोग करते हैं। अब ये रिसेंटली एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, लॉरिएट अवार्ड, जो कि बहुत माने रखता है, हमारे देश के लिए माने रखता है, और ये देश का गौरव है। आज की डेट में इनका काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है इस महामारी से डील करने में, और हाई लेवल तमाम कमिटीज और जो मीटिंग्स होती हैं उनमें इन्हों खास तौर से एज एन एक्सपर्ट, एज ए साइंटिस्ट इनको जरूर बुलाया जाता है। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे इस कोविड-19 की जो दशा इसने बना दी है देश की, उस पे, और ये आई एम श्योर कि ये इस पे कुछ ऐसा प्रकाश डालेंगे जो ना सिर्फ लोगों को पता लगे कि क्या किस तरीके से ये इसको हैंडल किया जा रहा है, बट ये भी कि आगे का रास्ता क्या है और हमारे आपके लिए क्या रास्ता है। तो डॉक्टर मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, और लखनऊ के लिए हमारे मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड है कि हमारा ये जो प्रोग्राम लखनऊ बेस्ड है इसमें आप शामिल हुए। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोविड फेज 1 आया, फर्स्ट वेव आई, वो बड़ी तकरीबन काफी शांति से निकल गई, और ये समझा जाने लगा कि साहब क्या हैंडलिंग है और कितने बढ़िया। लेकिन क्या आपको लगता है कि सेकेंड वेव में वो कुछ गार्ड लोअर हो गया और लोग थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए उस स्तर पे जहां पे नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से आज ये दशा हो गई है कि लोग, मरने वालों की गिनती करना मुश्किल हो गया है, और पूरे देश में और जगह भी है समस्या, लेकिन इंडिया में अब कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। तो क्या वजह आपको लगती है इसकी कि आज जो कोविड सेकेंड वेव ने जो आज स्थिति ला दी है कंट्री की, और आज वर्चुअली एक दहशत हो गई है, द फियर ऑफ डेथ दिखने लगा है सड़कों पे, ये क्या वजह है? शरद जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आपने बहुत तारीफ करी मेरी। आई एम जस्ट लखनऊ पर्सन। मैं दिल्ली में 20 साल से हूँ, 20 साल से भी अधिक हो गए, लेकिन मैं अपने आप को लखनऊ का ही मानता हूँ। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है कि लखनऊ के किसी मंच पे आपने मुझे इनवाइट किया है, और इसका रीच तो खैर सब जगह होगा, लेकिन इसका बेस लखनऊ है। तो ये दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्राइड फॉर मी। बेसिकली देखिए, कोविड की जहां तक समस्या है, इसमें दो चीजें। पहली बात तो पहली वेव में तो सब सीख ही रहे थे दुनिया में, किसी को मालूम नहीं था क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहली वेव बहुत आसानी से निकल गई इंडिया में। जो लास्ट ईयर भी इस टाइम पे हम लोग का जो हाल था, लॉकडाउन और मतलब काफी परिश्रम, काफी कठोर डिसीजंस लेने के बाद ही
हम धीरे धीरे निकल पाए उससे। शुरू में ये लगा कि इंडियंस में इतना हो नहीं रहा है, फिर लगा कि इंडियंस में हो तो रहा है लेकिन डेथ रेट हमारा बहुत कम है, प्रोबेबली बिकॉज हमारी यंगर पॉपुलेशन है, या हो सकता है हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई हो बिकॉज एक्सपोजर टू इन्फेक्शन हम लोग का ज्यादा रहता है। तो जो भी वजह हो, इनिशियल वेव तो बहुत स्ट्रांग आया ही था, नंबर्स तो बहुत थे। डेथ्स फॉर्चुनेटली, जिसको हम CFR केस फैटेलिटी रेट बोलते हैं, वो कम था। एज आई सेड, मे बी यंगर पॉपुलेशन की वजह से या इम्यूनिटी की वजह से। पर धीरे धीरे करके वो टुवर्ड्स एंड ऑफ लास्ट ईयर वो एकदम से कम होने लग गया। ऐसा पैंडेमिक्स में होता है कि वेव आता है और कम हो जाता है, उसमें बहुत सारा योगदान इस बात का रहा। देखिए, हम लोग हमेशा अमेरिका और इंग्लैंड से कंपेयर करते हैं, क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बराबर है? हम लोग क्यों बोलते हैं अमेरिका ने ये कर दिया, इंग्लैंड ने? ठीक है, वो एक एग्जाम्पल के लिए ठीक है, हमारी सिचुएशन फर्क है। जब मार्च में पैंडेमिक शुरू हुआ था तो एक लैब RT-PCR करती थी पुणे में, एक हफ्ते में रिपोर्ट आती थी कई बार। अभी 2500 लैब्स करते हैं RT-PCR, लाखों RT-PCR कोने कोने में हो रहा है टेस्ट। वो बात अलग है कि फिर ओवरवेल्म हो गया इस टाइम पे, और उतने एक्यूरेट, मतलब उतने स्पीड से नहीं हो पा रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप सोचिए किस तरह से वेंटिलेटरी कैपेसिटी बढ़ाई गई, किस तरह से बेड्स बढ़ाए गए, किस तरह से ICU बेड्स बढ़ाए गए। सो इट इज नॉट कि, I mean, they took lot of steps. The government took lot of steps to try and ensure कि ये सब हो जाए ठीक से, और काफी हद तक उसमें कामयाबी मिली। मिक्स्ड होता है, देखिए हमेशा, कुछ चीजों में मिली, कुछ में नहीं मिली। इंडिया उन कम देशों में है, बहुत कम दुनिया जिन्होंने मास्क ना पहनने को एक पेनल्टी उस पे लगाई। ये ऐसे बहुत कम देशों में है, वॉलंटरी है। यहाँ तो अगर बिना मास्क के जाते तो आपको यू कैन बी यहाँ तो फाइंड गाड़ी हेवीली। में आप अकेले जा रहे हैं तो भी मास्क लगाना वो जरूरी। एक्सट्रीम है, वो तो एक्सट्रीम, अब क्या बोल रहे हैं, उसका कोई लॉजिक इलॉजिकल है, लेकिन अब है। तो बेसिकली ये चीजें हुई, और कुछ हम लोग की लक थी, और कुछ पैंडेमिक का बिहेवियर था कि एंड ऑफ 2020 में लगा कि 2021 एक नया वर्ष, एक नया सूरज, एक नई रोशनी लेके आएगा, और ऐसा हुआ भी। फरवरी हम लोग के लिए बहुत अच्छा निकला। पर हर एक्सपर्ट ने यही कहा था, इसके एक्सपर्ट कौन, देखिए हर डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं होता इसमें, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं पैंडेमिक्स का। एक्सपर्ट पैंडेमिक में होते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो हर एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, चाहे वो बाहर का हो चाहे इंडिया का हो, ये कहा था सेकंड वेव आएगी, अब तैयार रहिए। जब इंग्लैंड और अमेरिका में आएगी तो क्यों नहीं आएगी सेकंड वेव? तो सेकंड वेव जब आई तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह, शायद एक तो पब्लिक ने तो पूरा ढील छोड़ ही दिया था कंप्लीटली, कह कह के हमारा गला बैठ गया हर जगह, हर फोरम पे, हर जगह, भाई मास्क पहनिए, दूर रहिए। लेकिन लोगों को नहीं फर्क पड़ता, वो अलग कुछ हम लोग की साइकोलॉजी है। देखिए, इंडियंस आर नॉट वेरी सेफ्टी कॉन्शियस। आप देखिए, इंडिया में लोग सीट बेल्ट और हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि मजबूरी है। हम बिजली के नंगे तार छू लेते हैं, हाथ से घुमा के जोड़ देते हैं, ब्लेड से पानी गर्म कर लेते हैं। तो ये चीजें, हम लोग सेफ्टी कॉन्शियस नहीं है, तो इसलिए हम लोग ने इसको छोड़ दिया। और मेरे ख्याल से जो भी प्लानिंग हुई सेकेंड वेव की, उसने ये, किसी ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था कि वेव इतनी बड़ी होगी और इस वेलोसिटी से आएगी, जिस रफ्तार से आई है वेव, और जिस, मतलब 2 हफ्ते में सब पलट गया, उसको, उसके लिए तो शायद नहीं तैयार थे। तो इस समय जो है, जो ये वेव आई है, और फिर ये हुआ कि इस बार आएगी तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन वो स्ट्रेन जो है उसकी मोर्टेलिटी, मतलब उसमें डेथ्स वगैरह कम होंगी, वो सब गलत है। बल्कि इन्फेक्शंस भी ज्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली सीरियस आउटकम्स भी ज्यादा हैं, और यंगर लोग को भी इफेक्ट कर रहा है। तो जो वी पहले आर, नहीं होता था, जो उतना नहीं था पिछले साल। तो वी आर कॉट इन अ बाइंड। साथ में ये हुआ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड मे बी उसको हम बाद में फिर कर सकते हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव। इंडिया वाज इन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन फॉर वैक्सीनेशन, पर हमारे कैलकुलेशंस में सेकंड वेव फैक्टर इन नहीं हुआ। हमने उस हिसाब से किया कि इतने आए, हम तब तक वैक्सीनेट करेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन तब तक ये पहाड़ गिर पड़ा, तो वी कुडंट क्या इसकी वजह, डॉक्टर मित्तल, इसकी वजह क्या ये भी है कि जो जो नेशनल टास्क फोर्स बनी हुई है, वो अगेन जैसे हिंदुस्तान में यूजुअली होता है कि हर इस तरह की कमिटीज, हाई लेवल बॉडीज में वो ब्यूरोक्रेट डोमिनेटेड होती है, उसमें साइंटिस्ट की कमी रह जाती है। अब तो क्या राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट रहे हैं नेशनल टास्क फोर्स में? आई थिंक, देखिए इन जनरल जो ट्रेंड है हमारे देश का, जितने भी ये टास्क फोर्स है, जितने भी दे आर एडवाइजरी बॉडीज। बाय एंड लार्ज जो एग्जीक्यूट करते हैं वो तो हमारे ब्यूरोक्रेट फ्रेंड्स ही करते हैं एग्जीक्यूट, और जो भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अधिकतर होते हैं, दे आर मेनली इन द एडवाइजरी कैपेसिटी।
तो एडवाइस को माने ना माने ये तो फिर सरकार के ऊपर है। तो कुछ माना कुछ नहीं माना, हमेशा होता है, पूरी एडवाइस कभी नहीं मानी जाती। अब चूज कौन करता है कि क्या चीज इंप्लीमेंट हो क्या नहीं हो, ये मुझे मेरे तो क्या नॉलेज में नहीं और है। देशों में भी इसी तरीके की प्रक्रिया है, या और देशों में अहमियत ज्यादा दी जाती है साइंटिस्ट को, जो सब्जेक्ट को जानते हैं, जानकार हैं? शरद, आपने मेरे मन की बात कह दी। देखिए, हमारा पैंडेमिक के लिए अप्रोच साइंस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, पॉलिटिक्स बेस्ड अप्रोच नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ राइट। साइंस बेस्ड अप्रोच। अ साइंस बेस्ड अप्रोच मींस कि लगातार साइंस चेंज हो रही है इस फील्ड में। हमको उसके हिसाब से जो एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो एक्सपर्ट है, जो वायरोलॉजिस्ट जो इसके एक्सपर्ट है, जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो बता सकते हैं वायरस बिहेवियर के बारे में, उनकी सलाह लेके और उनसे जिस्ट निकाल के तब वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे वो हमको अच्छा लगे चाहे ना लगे। अब फरवरी आप किसी को बोलते कि सेकंड वेव इतना बड़ा आने जा रहा है, सब बोलते अरे यार सब तो ठीक हो रहा है, कहाँ मतलब यार कोरोना खत्म है, सब बोले कोरोना खत्म है। तो but the scientist knows, so our response has to be science based. Again, two things. Number one, जितना भी हम साइंस का एग्जांपल बता रहे हैं आपको, पिछले साल जब शुरू हुआ तो आप बाहर की चीज छूते नहीं थे, पैकेट आता था तो धोते थे उसको और धूप में रखते थे और क्या क्या सैनिटाइज करते थे। हम ये जानते हैं कि छूने से, जिसको हम लोग फोमाइट ट्रांसमिशन बोलते हैं, उससे बहुत कम कोविड फैलता है। तो ये आपने छू लिया, ये आपने कर लिया, ऐसे कुछ नहीं होता ज्यादा, बहुत मतलब होता है, बहुत कम होता है। हाथ धोना आवश्यक है, लेकिन उसके लिए ऑब्सेस होके हर समय हर जगह आप अपना सैनिटाइज करते रहे, शायद इतना जरूरी नहीं है। डोर हैंडल्स अलग बात है, जो पब्लिक प्लेसेस अलग बात है, बट नॉट ऑल द टाइम। अब घर से सामान डिलीवर हुआ, खाना बाहर से मंगवाइए, पहले तो न्यूज़पेपर हम भी नहीं पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पहले धूप में रखते थे। वो सब अंडरस्टैंडिंग हुई ना हमारी, साइंस यही तो हुई कि उस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है मास्किंग और वेंटिलेशन पे। अब जो डेटा आ रहा है सब शो कर रहा है, अगर आप डबल मास्क या N95 मास्क पहनेंगे और अगर आप वेंटिलेटेड उसमें रहेंगे, आउटडोर रहेंगे, खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे, जो पुराने जमाने में होता था, तो रिस्क बहुत कम है। क्या यही वजह है कि विलेजेस में इसका प्रकोप इस तरीके का नहीं है, क्योंकि लोग खुली हवा में रहते हैं, खुले में काम करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं? क्या ये कारण है? मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि फर्स्ट राउंड में, कोविड के फर्स्ट वेव में जो रूरल एरियाज में थोड़ा कम हुआ, डेफिनेटली कम हुआ, वो यही था कि लोग ज्यादातर खुले में रहते थे। लोग खुले में रहते, और जहां बंद, जहां स्लम्स, जहां क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में रहेंगे, वहां बहुत तेजी से फैलेगा। नहीं, लेकिन पहली वेव में आप देखिए, जो स्लम्स, जो सबसे बड़े बड़े स्लम्स, बॉम्बे का इतना बड़ा स्लम धारावी, वहां पे बड़ी जल्दी कंट्रोल हो गया। और यहाँ पे भी हम देखते हैं, यूपी में भी तमाम स्लम एरियाज हैं। ये बड़ा स्ट्रेंज बात है कि ठीक है, विलेजेस में तो इसलिए नहीं हुआ कि लोग खुले में रहते हैं, लेकिन स्लम्स में भी ज्यादा इसका प्रकोप नहीं दिखा। एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि शायद वहां पे टेस्ट उस तरीके से नहीं हुए, लेकिन तो आपको क्या स्लम्स लगता है? में, शरद, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। स्लम्स में काफी हुआ है, और धारावी का अच्छा। डेटा तो है पूरा, बहुत हुआ है, लेकिन वहां मोर्टेलिटी इतनी नहीं हुई, यंगर पॉपुलेशन थी, घूमते फिरते रहते थे बाहर, लेकिन रेट्स बहुत हाई थे। अच्छा। धारावी में इन्फेक्शन रेट वाज वेरी हाई। ओ। तो स्लम्स में ओ। हो गया होगा, इम्यूनिटी हो गई होगी लोगों को, ये यंगस्टर्स को होके निकल गया होगा। ये है, स्लम्स बचे नहीं है, स्लम्स बचे बचे नहीं नहीं है। है, तो नहीं, अभी भी बिल्कुल नहीं। यही यही माना जाए। अब की बार तो विलेजेस में भी शुरू हो गया है, यूपी में पर्टिकुलरली। ये यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ है, लोगों का इंटरेक्शन लोगों में बढ़ा है, बिकॉज ऑफ पंचायत इलेक्शंस, बिकॉज ऑफ कुंभ मेला। जो लोगों में जो भीड़ में अब क्लोजनेस, पास पास मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं है, मास्किंग का भी सवाल ही नहीं है। उसकी वजह से अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गांव गांव से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी तादाद में लोग इफेक्टेड हैं। जबकि अभी भी ये फैक्ट है कि आरटीपीसीआर फैसिलिटी, कितने भी, अब यूपी बड़े शान से कहता है कि 4 करोड़ आरटीपीसीआर वो टेस्ट कर डाले हैं, जिसमें आरटीपीसीआर कम है, लेकिन आज भी वो लिमिटेड है टू सम मेजर सिटीज। तमाम आप देखिए, जो डेटा रोज आता है गवर्नमेंट का, उसमें जो छोटे शहर हैं वहां पे हार्डली डबल डिजिट में आते हैं केसेस, जबकि लखनऊ जैसी जगह में 5,000 6,000 तक जा चुके हैं, कानपुर में 4,000 तक जा चुके हैं पर डे। तो ये चीज जाहिर करती है कि वहां पे इस वजह से भी है कि डेटा हमारे पास, जो जो टेस्ट करने की फैसिलिटी है वो नहीं है। तो हो सकता है विलेजेस में लोगों को अभी आजकल ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तमाम लोग मर रहे हैं गांव में, वजह नहीं पता है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि कोविड की वजह से।
तो फिर तो ये स्थिति बहुत बिगड़ सकती है अभी और आगे भी। ये एक भयावह स्थिति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार क्योंकि हमें भी स्टाफ से सबसे मालूम पड़ता है, विलेजेस में इस बार है। और विलेज में पिछली बार जब माइग्रेंट वर्कर्स वापस गए थे तो हर विलेज के बाहर अरेंजमेंट किया गया था, स्कूल में रुके थे 15-15 दिन तक, उनको खाना वहां पहुंचाया जाता था, दे वर नॉट अलाउड टू गो इनटू द विलेज। इस बार तो सब मिक्स हो गया, इस बार तो सब मिक्स हो गया। जो जो वजहें आपने बताई, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो रिलीजियस कांग्रेगेशंस हो, जो भी है, पर सवाल ये है कि गांव गांव तक पहुंच गया है, मुझे तो यही लगता है यूपी बिहार में। और मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि इस बार इसीलिए आपको जो ओल्डर लोग हैं विलेजेस में, वहां डेथ रेट्स आएंगे। मैं तो सोचता हूं कि आप कोविड को हटा दीजिए दिमाग से, अगर आप एक्यूरेट डेथ रेट्स हर जगह के बता दीजिए, बस रीजन छोड़ दीजिए और कर्व देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा एक्स्ट्रा फैक्टर क्या हुआ भाई, सडनली डेथ रेट क्यों बढ़ जाएगा कहीं। बढ़ जाएगा। फॉरगेट कि रीजन फॉर डेथ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज वही स्थिति हो गई जो अभी तक शहरों में थी कि शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लाइन लगने लगी, टोकन्स बटे हैं लखनऊ में, तो ये तक हाल स्थिति हो गई। और इतनी, और वो चीज अब विलेजेस में मालूम पड़ रही है। अच्छा, विलेजेस में कोई एक छोटा कॉर्नर होता है, ईयरमार्क, ईयरमार्क क्या, बस वो इनफॉर्मली कि आप यहाँ जला सकते हैं लाश, या वहां कब्र बना सकते हैं। वहां पे तादाद, नंबर्स बहुत बढ़ गए, और जिसका ना तो ऑफिशियल डेटा कोई कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ यही टेंडेंसी एक ये भी है कि नंबर्स को लोअर रखा जाए, मतलब सिस्टमैटिकली रखा जाए, ओनली टू पुट अप अ फसाड, क्योंकि उससे उससे और कुछ तो हल होता नहीं। एक इंप्रेशन ये क्रिएट हो जाता है कि हाँ सब नहीं, उतने नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं लखनऊ में, डॉक्टर मित्तल, यहाँ पे रोज जो ऑफिशियल रिलीज आता है पूरे एक एक जिले का कि इतनी डेथ्स हुई, सिर्फ लखनऊ का आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं। लखनऊ में आज तक इनवेरेबली जो है 13-14 से लेकर के 20-21 तक होती हैं। रेयर डेज हैं, बहुत ही रेयर डेज हैं जिनमें वो 30 के ऊपर गई, और हाईएस्ट नंबर गया 42। और जिस दिन 42 नंबर गया, उस दिन जो हमारी सूचना थी डेड बॉडीज, कोविड डेड बॉडीज जलने की या दफनाने की, वो 250 थी। तो इतना फर्क, अब जाहिर है कि वो तो रिकॉर्ड में ही रहता है, वो तो इन्हीं के रिकॉर्ड में है। तो इससे करने से क्या लाभ मिलता है? यही बात मैं बोल रहा था पहले आपको, साइंस ड्रिवन होना चाहिए। फैक्ट्स को हाइड वो समझ सकता हूँ, परसेप्शन भी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिविटी ना फैले पब्लिक में, शायद ये दिमाग में होगा कि लोग को एकदम से निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए, लेकिन यू कांट हाइड द फैक्ट्स। साइंस मींस आप पॉलिसी ही कैसे बनाओगे यूपी के लिए या कहीं के लिए भी, अगर आपको डेटा ही नहीं मालूम है ठीक से। तो अगर आपको यही नहीं मालूम, इम्पैक्ट ही आप सोच रहे हो इतना कम है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं है, छोड़ दो अभी यार, ये तो हो जाएगा, वेव पास ऑफ। तो अगर अगर इतना डिफरेंस है जो रिपोर्टेड डेथ है और जो एक्चुअल डेथ रेट्स है, अगर ऐसा है तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और इससे आपको आगे के लिए गाइडेंस नहीं मिल सकती। जो हो रहा है तो हो रहा है, आप पॉलिसी फ्रेमवर्क बना ही नहीं सकते। ये तो बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि बिल्कुल अभी सीधी बात। अभी 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 तो ये कहते हैं कि अभी थर्ड वेव या फोर्थ वेव भी आ सकती बिल्कुल है। आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी। आएगी, क्योंकि अगर देखिए, द ओनली वे, यू हर पैंडेमिक में आई है, आप स्पेनिश फ्लू को देखिए, थर्ड वेव अच्छी खासी आती है, फोर्थ तक भी आती कई बार। तो बेसिकली क्या होता है कि उस पीरियड में इस बार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम तैयार हो जाएं। तैयार कैसे हो सकते हैं? अगर हम मैस वैक्सीनेशंस करें। कुछ लोग को तो हर्ड मतलब इम्यूनिटी से एकदम हो जाएगी, बिकॉज इतना इन्फेक्ट हो रहा है। दूसरा, हम अगर वैक्सीनेशंस करेंगे वाइड स्प्रेड और एकदम वॉर फुटिंग पे, तो हम एटलीस्ट आगे के लिए बच सकते हैं। तो हमें इन पैरेलल इस समय अपनी संस्थाएं, अपनी फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। हेल्थ केयर जो किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, डे टू डे लॉजिस्टिक इश्यूज बहुत सारे उठ गए, ऑक्सीजन ये वो, उनको संभालिए, लेकिन इन पैरेलल वैक्सीन पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, और ये वो, जब, नहीं हाँ, प्लीज प्लीज, सॉरी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो वैक्सीन पे फोकस हम लूज नहीं कर, ये लोग वैक्सीन के बाद भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन सीरियस नहीं हो रहा है। पीपल आर नॉट डाइंग आफ्टर 2 वैक्सीनेशंस, पीपल आर स्टिल गेटिंग कोविड, बट दे आर नॉट डाइंग। इवन सो आफ्टर वन, जो है, आपको लगता है कि जो लोग एक लगवा लिया जिन्होंने और उनको हुआ कोविड, तो बड़ा उसका इम्पैक्ट बहुत कम रहा, लोग इजीली निकल आए उससे, ये फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है। और देखिए, आप दुनिया में पहली बार पेंडेमिक जब राइज पे है एकदम, द वेव इज एट इट्स स्टीपेस्ट, उस समय आप वैक्सीनेट कर रहे हो, तो कभी दुनिया में हुआ ही नहीं, तो कोई चारा भी नहीं था आपके पास। तो आप वेव को थोड़ा बहुत वो कर दो कि वेव तो जाएगा ही उतना ऊंचा ना, अगर 10 पे जाना होगा तो 9 पे चला जाएगा वैक्सीनेशन से। ये पहले हो जाना चाहिए था, आपको लगता है?
मतलब एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। हमारे पास पूरा टाइम तो नहीं था, लेकिन हमें जनवरी में शायद, और ये एंटिसिपेट नहीं किया था किसी ने सेकंड वेव इतनी जल्दी आएगा और इतना ज्यादा आएगा, और अब भी हमें वो टाइम है कि आगे के लिए तो करें हम, नहीं बहुत उस टाइम ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर उस टाइम में ये चीज थी कि ये जो गैप है दोनों दो शॉट्स का देने का उसमें ये था कि 4 हफ्ते के गैप में दिया जाए, लेकिन उसी बीच समटाइम इन जनवरी ये बात पैदा हुई कि नहीं साहब लंबा पीरियड होना चाहिए, 6 to 8 वीक्स होना चाहिए, और अब 8 वीक से भी ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो ये तो साइंटिस्ट ने ही एडवाइस किया इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या ये भी वजह है कि हमारे पास टाइम था ही नहीं, और एक तो शुरू में रिलक्टेंस वैक्सीन लगवाने की, एक मैंने देखा है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं कि नहीं अभी क्या करना है, लगवा के देख लें इसका असर क्या होता है। तो उसकी तरफ भी कुछ कैजुअल एटीट्यूड रहा है लोगों का और ज्यादा। देखिए वैक्सीन में दो चीजें नहीं है, वैक्सीन इंडिया के पास शुरू में थी, लेकिन शायद हमने उन नंबर्स के लिए प्लान नहीं किया जो इस समय जरूरत पड़ गई। हमारी प्लानिंग ये थी कि चलती जाएगी, जुलाई तक हम इतना कर देंगे और फिर होगा, उसके पहले ही सेकेंड वेव सिर पे गिर गई एकदम। एक बात। दूसरा, डेफिनेटली वैक्सीन हेजिटेंसी वाज अ फैक्टर, देयर इज नो क्वेश्चन। हम लोग तो ये सुबह से रात तक यही हर फोरम पे हर जगह पर्सनली फेस टू फेस पेशेंट्स को, भाई वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, अभी जाके लगवाओ, अभी जाके लगवाओ। तो हेजिटेंसी वाज अ बिग इशू। और 4 वीक 6 वीक 8 वीक से उतना फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फर्क है ये कि डेटा आया कि 6 से 8 वीक पे और बेटर प्रोटेक्शन होता है, लेकिन 4 से 12 के बीच में कभी भी लगवा लीजिए, लगवा तो लीजिए सेकंड, लगवाना तो वो फिर डिफरेंसेस आर माइनर। मतलब ठीक है, होता है, और अच्छा है कि 8 हफ्ते में लगाएं, लेकिन दैट शुडंट डिरेल द प्रोग्राम। द मेन थिंग इज नाउ दैट वी डोंट हैव इनफ वैक्सीन्स। बट ये आज की डेट में जब बिल्कुल पीक पर जा रहा है, अभी भी पीक आने का वक्त है, तो क्या ये एडवाइजेबल है इस टाइम जो अग्रेसिव वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है और 18 प्लस को लगाना शुरू कर दिया है, तो आपको नहीं लगता मेरी उस हिसाब से ये टाइमिंग जो है साइंटिफिकली स्पीकिंग टाइमिंग अप्रोप्रिएट नहीं है? या आई मीन आइडियल वर्ल्ड में इट्स नॉट द बेस्ट टाइम टू वैक्सीनेट, बट अभी चॉइस क्या है हमारे पास? कम से कम जो एक्सपोज नहीं हुए उनको वैक्सीन लग जाएगी, एक भी लग जाएगी, कुछ प्रोटेक्शन तो हो जाएगा, कुछ प्रोटेक्शन तो हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम तक जब ये वायरस घूम के आएगा, तब तक कम से कम कुछ हम लोग तैयार रहेंगे। इस वेव पे वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट इतना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जो हर्ड इम्यूनिटी की बात है, उसको जरा और थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं जब लोगों के जरा समझ में आए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है हर्ड इम्यूनिटी के नाम पे। हर्ड इम्यूनिटी माने ये होता है कि कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन पॉपुलेशन में इतना फैल जाए कि सभी को 50% से ऊपर या 60% से ऊपर लोगों को, कुछ 60 मानते, कुछ और ज्यादा मानते, कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, एंटीबॉडी बोलते हैं, या जो भी टी सेल्स डेवलप हो जाए, जिससे कि ये फिर वो पॉपुलेशन को नहीं होगा, कम से कम 1 साल नहीं होगा या जब तक नहीं होगा। तो इसलिए वो उस लेवल के बाद तो वायरस को कोई जगह नहीं मिलती कहाँ बसे वो जाके, तो धीरे धीरे एक लेवल के बाद वो खत्म हो जाता है, या बहुत कम, खत्म नहीं होता, बहुत ही कम हो जाता रह जाता है, विच मीन्स दैट द ओवरऑल वायरस फाइंड्स कि यहाँ तो मेरे लिए जगह ही नहीं, हर आदमी तो इम्यून है, तो कहाँ ढूंढे, किस पे जाएं। तो ये इशू। तो हर्ड इम्यूनिटी इज अ वेरी हेवी प्राइस टू पे फॉर दिस। उसमें कितने लोग मर जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी होते होते, अस्पताल चिरमिरा गए, कुछ डॉक्टरों का हालत खराब है। नहीं, ठीक है साहब, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो हम बच जाएंगे। यूके ने शुरू में बोला था ना ये सब, फिर देखिए कितना सब बदल के मैंने पूछा, बहुत बुरा हाल हुआ था वहां, और इसलिए वहां अब वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। तो ये भी अभी खैर देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी हो रहा है वैक्सीनेशन, एग्जैक्टली बेटर देन नॉट डूइंग इट एट ऑल। You have to do it, and you have to now, I would say, beg, borrow, or steal the vaccine anywhere in the world. I would invest healthcare budget, every budget that we have for that, because the impact of this COVID will destroy our healthcare system, it will destroy our economy, everything, if we don't make plans now. So इस समय हम वैक्सीन के दाम of course negotiate करें, लेकिन जहां से जो मिल रही है ले लीजिए, स्पुतनिक मिल रही है, स्पुतनिक पूरी ले लीजिए, जो भी मिल रही है लीजिए और लगाइए, वो अल्टीमेटली इफेक्ट तो करेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसकी एफिकेसी नहीं होगी। अभी अभी वो उसको लेकर के कल एकदम से नया डेवलपमेंट हुआ है कि आदि पूना वाला जो है वो यहाँ से इंग्लैंड चले गए, उसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी है कि साहब वो बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर, तो वो इफेक्ट कर सकता है क्या? लोग मैन्युफैक्चरिंग तो उनका कंटिन्यू करेगा यहाँ पे, वो जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसको इफेक्ट कर सकता है क्या?
मुझे नहीं लगता ऐसा होने देंगे पूनावाला साहब, ऐसा नहीं होगा। और भी बहुत मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, लेकिन देखिए हम लोग जो है ना, दो चीजों में जो चीज अच्छा कर रही हो उसी पे अटैक करते हैं हमेशा। जो अस्पताल अच्छा चल रहा है उसी पे अटैक करते उसी हैं, पे अटैक जो करते हैं। आईआईएम अच्छा चल रहा हो उसी पे अटैक करते हैं। तो हाँ, अब अगर आप जो जो आपको स्ट्रेंथ वर्ल्ड में मिल रहा है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का, वो तो आपके मैन्युफैक्चरर्स की वजह से वो मिल रहा है ना। आप उनको डील करिए कि वो प्राइस नेगोशिएट करिए, एक्सप्लॉइट ना होइए बिल्कुल, लेकिन आपकी प्राइड तो वही है। हम्म, अब if you cut off that very branch on which you are sitting, sitting, or हाँ, where is the strength for your vaccination program? So, that's right, that's so right. I think it will not. I think they will manage. But what I am saying is unfortunate that he got vilified. Why? Because he says, I want to make a. He's a businessman. He said, I'll make a profit. So हाँ, सुनने में हिंदुस्तानी आदमी को अभी भी खराब लगता है ये कि प्रॉफिट क्यों करेगा। अगर किसी ने हजारों करोड़ का रिस्क लिया है इस वैक्सीन के ऊपर, और उसके बाद उसको ये श्योर नहीं था कि वैक्सीन चलेगी कि नहीं चलेगी, द कंपनी कुड हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरली इन्वेस्टर्स होंगे, उसके भी तमाम होंगे, उसको ये तो आई मीन यू हैव टू बैलेंस इट आउट, ना इधर ना नहीं, उधर। ये बड़ी गलत धारणा एक बन गई है। आई थिंक बिकॉज हम हिपोक्रेसी में शायद ज्यादा बिलीव करते हैं। तो जो खुल के कह देता है कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट लेंगे, जो बिल्कुल जायज है, उसको गलत समझने लगते हैं। और जो गलत वो जो नाजायज तरीके से प्रॉफिट ले, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने बिल्कुल नाजायज काम करें तो कोई दिखता पर्दा पड़ा रहे उसके, ये बिल्कुल टेंडेंसी सही बात है। ये अनफॉर्चुनेट बिल्कुल है। ये जो आप पैंडेमिक टाइम में प्रॉफिट को रीजनेबल रखिए या नेगोशिएट करिए, वो सब ठीक है, ठीक है, बट लॉस पे तो नहीं करेगा, चैरिटी तो नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चैरिटी के लिए क्यों करेगा? ये सोच के नहीं नहीं चलना कर सकता, चाहिए। वो कर नहीं हाँ, सकता ना, ही कांट हाँ, डू इट। हाँ। नहीं, और चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जो लोग चैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, वो खुद चैरिटी से उनका कोई लेना देना नहीं वही है। वही तो बात है, वही तो बात है। डबल स्टैंडर्ड्स की प्रॉब्लम। अब ये जो अभी जो ये शुरू किया है इन्होंने, एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन ऑल राइट बट लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, बट वैक्सीनेशन की एफिकेसी कोल्ड चेन कमजोर होने से, मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रेक होने से, कमजोर होने से क्या इफेक्ट हो सकती है एफिकेसी? और जिस तरीके से दी जा रही है, ठीक है, बड़े शहरों में तो दिखता है प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह होता है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में उसका इंतजाम ही नहीं होता है रखने का, तो उससे क्या एफिकेसी में फर्क पड़ सकता है? शरद भाई, ये तो बहुत आवश्यक है। अगर वैक्सीन की कोल्ड चेन ब्रेक हो गई तो मतलब सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर तो सारा हाँ, एफर्ट और सारा पैसा और सारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट जाएगा। वो बहुत लेकिन जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन मैं ये मानता हूं, इंडिया इज अ वर्ल्ड एग्जाम्पल फॉर वैक्सीनेशन, फॉर मेंटेनिंग कोल्ड चेन। गांव गांव में हाँ, पोलियो वैक्सीन। सो पोलियो का। सो इनफैक्ट मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि वी विल हैव ट्रबल, यू गाइस आर एक्सपर्ट्स एट वैक्सीनेशन, वी हैवंट डन इट इन द लास्ट सो मेनी डेकेड्स व्हेन वी वर स्टार्टिंग। लेकिन हम्म, somehow I don't think we could do our calculations correctly. So हाँ, 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 हाँ। तो हमने सही वक्त पे अगर वैक्सीनेशन स्टार्ट करा दिए होते तो सिचुएशन ऐसी नहीं बिगड़ती। दैट मींस कह नहीं सकते, रेट्रोस्पेक्ट में शरद भाई आसान होता है हमेशा इस समय कहना, मेरे लिए बड़ा इजी है, लेकिन अब तो जरूर लगता है कि हर दिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर अगर अमेरिका और इंग्लैंड दिसंबर एंड में शुरू करते थे, इवन 15 डेज मैटर्ड, एवरीथिंग मैटर्ड। ओके, ओके। ये नहीं कंडीशन पता था किसी को कितनी जल्दी से आ जाएगा ये। क्या हम लोग इस गलतफहमी में थे कि ये वेस्ट में तो ठीक है, वहां आएगा, विदेशों में हम इम्यून हो गए हैं, क्योंकि भाई हमने किसकी देखा है बहुत से गलतफहमी लोग। थी? साइंटिस्ट की तो नहीं थी। हाँ। यही तो बात है, यही तो बात राइट, आई एग्री। ये तो नहीं है। साइंटिस्ट की नहीं थी, लेकिन डिसीजन मेकर्स की हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ी कॉम्प्लेसेंस दिखती थी यहाँ पे। तो एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी में, नेताओं में तो आप देखिए पुराने विजुअल्स हैं जो अब लोग अभी दिखा रहे हैं कई हाँ चैनल्स में, कि उनसे बोल रहे हैं कि आपने साहब मास्क नहीं लगाया विधानसभा में, यहाँ यूपी की विधानसभा में। तो एमएलए बोल रहे हैं काय का मास्क, खत्म हो चुका कोरोना। अफसोस की बात है कि वही एमएलए वो गुजर गए, अभी इसी कोरोना का शिकार हो गए खुद। तो इस तरह के जनरल टेंडेंसी ये हो गई थी कि हम क्यों, अच्छा मास्क जो है जनरली लगाने की आदत हो गई है नाक के नीचे या चिन पे, वो चिन को ज्यादा प्रोटेक्ट करती है बजाय, अच्छा नोज एंड थ्रोट, यही मेन जरिया है। यही है। अगर हाँ, प्रॉपर मास्किंग रहेगी तो आप ड्रामेटिकली कम कर देंगे। भैया ईस्ट एशिया में क्यों नहीं हो रहा है इतना? जहां मास्किंग का वे ऑफ लाइफ है, हांगकांग में क्यों नहीं हो रहा है इतना?
इन जगहों में क्यों नहीं हो रहा है? ताइवान में बिकॉज दे एक्सेप्ट मास्किंग, वहां वैसे भी मास्क लगा के घूमते। कोरियंस यहाँ गोल्फ भी खेलते हैं ओपन एयर में, दिल्ली के पोल्यूशन लेवल देख के मास्क लगा के खेलते हैं। तो इट्स अ कल्चरल थिंग। कान वैसे ईयर नोज एंड थ्रोट कनेक्टेड होते हैं अंदर से, तो कोई जरिया नहीं है कि वो ईयर से चला जाए। मैंने आया अनलाइकली मेन इज दिस, जहाँ ब्रीदिंग, जहाँ एक्टिव ब्रीदिंग है ना नाक। ओके ओके ओके। एक ये लोगों में आम धारणा है कि आज लोग सोचने लगे हैं, जब ये इस तरीके से इसका प्रकोप इतना बढ़ गया है, कि अगर लॉकडाउन लग गया होता तो शायद जिस तरह से 3-3.5 लाख लोग रोज इफेक्ट हो रहे हैं उसमें कुछ कमी रहती। क्या ये धारणा सही है? देखिए, वर्ल्ड वाइड डेटा ने ये शो किया है कि लॉकडाउन इफेक्टिव होते हैं, पर लॉकडाउन का एक पर्पस है। इस समय जिस स्थिति में हम हैं, तो किसी प्रकार का लॉकडाउन, चाहे उसे आप कर्फ्यू बोलें, चाहे रिस्ट्रिक्शन बोलें, सेक्शन 144 बोलें, वो तो आपको करना पड़ेगा ही, वरना ये इस समय आप वैक्सीन तो आगे के लिए लगा रहे हैं ना। अभी जो आपको रोकना है, तो यू हैव टू स्टॉप पीपल्स इंटरेक्शन विद ईच अदर। और हम लोग इंट्रिंसिकली डिसिप्लिन नहीं है कि एक किसी ने अपील करी घर के अंदर बैठ गए। हम लोग डंडे की थोड़ी हमको आदत है, तो जब तक कि ये क्लियर नहीं होगा कि आप जाएंगे तो चालान हो जाएगा, तब तक लोग नहीं मानते हैं ठीक से। नहीं, तो लेकिन अभी खौफ इतना पैदा हो गया है कि अपने आप आज की डेट में आप देखिए अलग अलग शहरों से जो रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि लोग खुद ब खुद, लखनऊ में तो पहले ही मार्केट्स वालों ने कहा, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बंद कर दी थी शॉप्स, और अभी ये स्थिति है। मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट में जरा गया था राउंड भी लेने बाहर, तो सन्नाटा रोड्स पे, और इवन मतलब जो मेन गवर्नमेंट के ऑफिसेज है वहां पे भी सन्नाटा। तो वो तो अच्छा ही है एक तरीके से। लेकिन एक चीज ये बताइए, जब प्रॉब्लम इन लोगों की जो है कैसे सॉल्व होगी, जो तमाम लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं और उनको जो अटेंड करने वाले उनके घर के रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं। कई लोगों के जो बदकिस्मती ये भी है कि बहुत से लोगों के पास कोई होता ही नहीं है करने वाला, तीमारदार। उनको कितने चांसेस हैं ये लगने के? और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर पता लगा पूरा घर का घर बैठ गया। वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को रहते हुए उसी घर में, बिकॉज देयर इज नो चॉइस। ये तो है ही प्रॉब्लम। इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है इस वायरस की, इतनी जल्दी से फैलता है कि किसी को, इस बार तो बिल्कुल पक्का है किसी एक को हो रहा है, सबको हो रहा है घर में, शायद ही कोई बच रहा हो। तो ये प्रॉब्लम है। और एक तरफ जो एक मेंटल पीस रहती है एटलीस्ट एक सर्टेन क्लास ऑफ इंडियंस के लिए, कि हम अगर प्रॉब्लम होगी तो अस्पताल चले जाएंगे। वो भी इस समय नहीं कि अच्छे किसी को भी अस्पताल में सुविधा ही नहीं मिल पा रही, क्योंकि भर गया है अस्पताल, सारे भरे हुए हैं, बाहर से लौट रहे हैं ना बेड्स है, ना ऑक्सीजन है, और बेड्स है तो ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, तो वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है। वही बोल रहे। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो इस समय हमें प्रिकॉशन पूरा ही रखना चाहिए। घर के अंदर कोई अगर एक इफेक्ट होता है, तो अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां आप आइसोलेट कर सके अपने आप को, तो आइसोलेट ही करना पड़ेगा आपको। मतलब क्वारंटीन ही आइसोलेशन, अलग रूम में ही रहना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, उसमें भी इतना ज्यादा हाथ का नहीं चक्कर है जितना सांस का है। तो अगर वो संभव ही नहीं है, हो सकता है संभव ही ना हो, भाई कितने लोग रह रहे हैं छोटे छोटे घरों में, तो उसके लिए फिर आपको घर में भी फिर मास्क पहनना। अगर कोई अफेक्टेड है तो अब घर में आपको मास्क पहनना ही, N95 पहनना है, डबल मास्क पहने, लेकिन पहनना ही है। तो और मास्क को भी क्या डेली वॉश करना चाहिए मास्क को? वो कई तरह के मास्क होते हैं, वो एक अलग फिर हम लोग पूरा वो है। बट द थिंग इज दैट देयर इज इनफ गाइडलाइंस अवेलेबल। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस क्लियर कट है, मास्क कौन सा कैसे इस्तेमाल करना है, इतना मुश्किल नहीं है, हैबिट की बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एल्डरली है और वो अगर इफेक्ट हो जाए और घर में है और प्रॉब्लम बढ़ रही है, स्पेशली अगर अकेले रह रहे हो, तो मदद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं N95, वो कपड़े का मास्क पहनते हैं। कई ऐसे हैं जो बेचारे घर से बना करके ही बांध देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो यूज तो कर सकते हैं। तो उसको तो रेगुलर वॉशिंग बहुत जरूरी है ना, बिकॉज हमारे यहाँ हाइजीन स्टैंडर्ड्स वैसे भी बड़े पुअर होते हैं। बिल्कुल रेगुलर वॉशिंग जरूरी है, 100% एवरी डे शुड हैव। कई सारे बना के उसको रोटेट करते रहिए, कई सारे बना के उसको रोटेट करते रहिए। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी तो मुझे हो रही है अपने पेशेंट्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, जिनको इस समय हो जा रहा है, वो घर में अकेले हैं, 80 ईयर ओल्ड है, मैं कैसे क्या मदद करूं बताइए। मतलब इसमें हमें जो ध्यान रखना है, एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग जितना भी पॉसिबल हो, मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
दवाइयां खूब सारी खाना शुरू में कोविड से बचने के लिए, उनसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ हाइजीन या उससे होता है। ये जो लोग दवाइयां खा कर सोचते हैं बच जाएंगे, नहीं होगा। अगर आपको माइल्ड कोविड हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यूजुअली कोविड माइल्ड ही रहता है। पैरासिटामोल जैसी दवाइयों से बुखार उतार सकते हैं। अगर अगर ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियसली फिर आपको स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। लेकिन शुरू शुरू में आजकल लोग ने एक कॉकटेल टाइप का नुस्खा बना लिया है, जो कि मेरे पास लोग व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। उसमें 10 दवाइयां रहती हैं और किसी का मुझे मालूम नहीं कि क्या रोल है। तो बताइए। पेशेंट को भी लगता है दवाई नहीं दी डॉक्टर साहब ने कोई। मैं अगर बोलता हूँ आप खाली क्रोसिन खा के, पैरासिटामोल खा के काम चला लो, डोलो खा के, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई तो बताइए कोई, मुझे तो कोविड पॉजिटिव आया है। पर एक्चुअली उसकी दवाई होती नहीं है, कोई दवाई होती नहीं है। तो यही इट इज समझना बहुत इधर जरूरी दैट है। और हाँ। तो फालतू दवाइयां, कल भी इस पे काफी मैंने बोला है कि ये लोग बेकार में दवाइयां खाए जा रहे हैं सोच के कि बच जाएंगे उससे। उससे नहीं बचेंगे। वो बोला करे रेमडेसिविर जो है लेकर के हर आदमी पेशेंट, मतलब खुद पेशेंट शुरू हो जाता है कि साहब वो दिलवा दीजिए। और मैंने कहा किसी डॉक्टर ने कहा है? बोले नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि लगा लीजिए तो बच जाएंगे। ये भी एक बहुत ज्यादा, अच्छा खुद प्रिस्क्राइब करने लगे, हर आदमी डॉक्टर हो जाता है। देखिए इंडिया में तो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन चलता है, ये हर बीमारी के लिए चलता है, तो कोविड के लिए क्यों नहीं चलेगा। और सेकंड बिगेस्ट है केमिस्ट। केमिस्ट इज द हाँ। बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो ये हाँ। तो हो ही रहा है। लेकिन रेमडेसिविर जैसी सीरियस दवाई, मेजर दवाई, उसको ऐसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो सिलेक्टेड केसेस में सिलेक्टेड टाइमिंग पे दी जाती है। फर्स्ट 8-9 डेज के अंदर ही दी जानी चाहिए और एकदम इनिशियली नहीं। अगर ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है और विद इन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट दी जानी चाहिए। और नम, कितने नम, कितनी ड्रॉप हो जाए ऑक्सीजन तब देना चाहिए? कितनी वो ड्रॉप हो देखिए जाए? डिपेंड करता है उस अच्छा, पेशेंट। ऐसे वो नहीं है। हाँ, इट इज वेरी 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 स्पेशलाइज्ड थिंग। रेमडेसिविर को तो ऐसे इस्तेमाल कर। और रेमडेसिविर होता क्या है, रेमडेसिविर हैज नॉट बीन शोन टू बी लाइफ सेविंग किसी भी हाँ। स्टडी में। रेमडेसिविर से क्या हुआ था कि लोग जो 8 दिन रह रहे थे अस्पताल, वो 6.5 दिन रहे। इस टाइप का डिफरेंस पड़ा था। तो लाइफ पे आउटकम पे फर्क नहीं पड़ा रेमडेसिविर से। डब्ल्यूएचओ तो मना ही करता है, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन में रेमडेसिविर है ही नहीं। लेकिन अब वो क्रेज, भाई पैनिक भी होता है, घबराहट भी होती पैनिक है, भी, ये हाँ। बीमार है, क्या करें। पेशेंट को भी, डॉक्टर को भी लगता है हाँ। जो कर सकते हो यार कर दो अपने पेशेंट के लिए। तो इसलिए इंडिया में इरैशनल प्रिस्क्राइबिंग काफी ज्यादा हो रही है इस समय। स्टेरॉइड्स की भी हो रही है। स्टेरॉइड्स का भी जो हम लोग जानते हैं एक पर्टिकुलर सेकंड वीक में रोल है, वो शुरू से लोग एज अ कॉकटेल स्टेरॉइड सब तो दे रहे हैं देते शुरू रखते से। हैं, मैंने खुद इट्स अ देखा है प्रॉब्लम, लोगों को। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ एंड इट प्रॉब्लम। कैन क्रिएट मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेटर ऑन यस आल्सो। यस, ऑफ कोर्स इट कैन। रेमडेसिविर के बारे में है कि वो किडनी और लिवर पे भी एडवर्स इफेक्ट ये करती है। सारी स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं, इनके जैसे अब ज्यादा आईसीयू वाली मेडिसिन है, इनको आप ऐसे घर घर में देने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम ये, है। अच्छा ये भी नहीं, सो खाली घर घर की बात नहीं है, हॉस्पिटल्स भी इतने इक्विप्ड नहीं है और डॉक्टर्स में आई डोंट थिंक हर लेवल पे इतनी नॉलेज है कि वो, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं और लोग लगवाते हैं। देखिए अगर अगर इसमें बहुत कंफ्यूजन था लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा। क्योंकि लास्ट ईयर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन सब पे ट्रायल। अभी जो डेटा है वो क्लियरली शो करता है कि आइवरमेक्टिन से कुछ नहीं होता, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कुछ नहीं होता, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन अगर इन्फेक्शन सेकेंडरी हो तब। तो ये सब दवाइयां हट ओके। जानी चाहिए, लेकिन सबको दिया ही जा रहा है। So, world has changed their prescribing pattern. The BMJ has written an editorial recently कि why is India not following science in its pandemic, in treatment also. सारी सारी समस्या यही है, तो लैक ये ऑफ एक नॉलेज। उधर, हाँ मतलब एंजाइटी, हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट, लैक। अगर भाई मैं तो बोलता हूँ इतना कंफ्यूजन है तो जो भी उसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गाइडलाइंस देख लीजिए ट्रीटमेंट के, या एआईएमएस के गाइडलाइंस देख लीजिए ट्रीटमेंट। मेरे कोलीग्स ने एम्स में बहुत अच्छे गाइडलाइंस बनाए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। भाई वो तो इंडियन गाइडलाइंस है। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट, स्ट्रांगली एंड रेकमेंड दे आर दैट। अवेलेबल, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं सब। हर जगह, हर जगह, अच्छा हर डॉक्टर, जगह। मतलब आपका, क्योंकि आप बेसिकली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास ये जो कोमॉर्बिडिटी की प्रॉब्लम है कि कोई और, पर्टिकुलरली डायबिटीज, ये कहाँ तक घातक होती है इस कोरोना के प्रकोप में? जी, जब से देखिए, जब से ये महामारी शुरू हुई है तब से ये क्लियर है, फर्स्ट स्टडी से ही चाइना से, कि डायबिटीज इज अ मेजर प्रिडिक्टर ऑफ एडवर्स आउटकम्स। जिनको डायबिटीज होती है उनका एडवर्स आउटकम, आईसीयू जाना या डेथ होना ज्यादा कॉमन है। आईसीयू, अभी ये प्रूवन नहीं है कि जिनको डायबिटीज है उनको इन्फेक्शन लगना भी कॉमन है।
इट्स नॉट प्रूवन दैट दे कॉन्ट्रैक्ट मोर इन्फेक्शन, तो ऐसे डरने की बात नहीं है। लेकिन लग जाएगा तो प्रॉब्लम, लग जाएगा तो आउटकम है। तो हमारा डेटा है 410 पेशेंट्स का, 401 पेशेंट्स का, जो हम पब्लिश कर अभी चुके किया गया हैं। हाल का। हाँ, ये फर्स्ट राउंड ऑफ पैंडेमिक में, वेयर वी आर शोन कि more than 50% had some glucose problem. You know, मतलब more than half the patients required management for diabetes. उसमें कुछ थे जिनको मालूम था डायबिटीज है, कुछ जिनको नहीं मालूम था, कुछ जिनको तभी हुई थी डायबिटीज, और जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है उनका आउटकम बेटर होता है। इसलिए हम लोग जो बिजी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इस बीमारी में बहुत बिजी हैं, सुबह से रात तक, इस बार एडमिशन भी नहीं हो रहा है, तो पेशेंट्स को घर पे वीडियो के द्वारा इंसुलिन सिखाना, शुगर मैनेज करना और कंट्रोल करना, एक तरफ स्टेरॉइड चल रहा है, एक तरफ ये कोरोना चल रहा है, इज अ बिग चैलेंज। सो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, जिनको ये है उनके आउटकम्स खराब होते हैं, लेकिन अगर वो वेल कंट्रोल रखेंगे तो आउटकम्स में कोई इतना डरने की बात नहीं है। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अपनी डायबिटीज या बीपी को जो है अंडर कंट्रोल रखें। यस, एब्सोल्युटली। इसके लिए मेडिकेशन दें। एक आपने इतना वर्क किया है, पायनियरिंग वर्क किया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे, आई बिलीव कि मिल्क फोर्टिफिकेशन पे भी आपने इसको मैंडेटरी करवाने के जो प्रयास हैं आपके सफल होने वाले हैं, कि बाइंडिंग हो जाएगी मिल्क मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि विटामिन डी उसमें दें। और आज पैंडेमिक में भी कहा जाता है कि विटामिन डी भी डॉक्टर्स बहुत प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या ये एक जो जनरल कमी है, इसके लिए विटामिन डी भी जरूरी है? तो देखिए, विटामिन डी का रोल इम्यूनिटी में होता है, ये शो किया गया है। तो अगर विटामिन डी आपका कम है तो आपका थोड़ा इम्यून सिस्टम लोअर हो जाता है। इसके माने ये नहीं कि आप झुआ भर विटामिन डी किसी को दे दें, उसमें सिर्फ जितना चाहिए उतना विटामिन डी स्मॉल अमाउंट्स में, वो सबके लिए ही अच्छा है, वो बोन्स के लिए अच्छा है, मसल के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, दैट्स ओके। बट जैसे विटामिन डी हर प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया और इतने हाई डोजेस में, हमने इस पे भी शोध किया है और वो स्टडी नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई है मार्च में, एंड उसमें क्लियरली हमने दिखाया कि क्या बेसलाइन विटामिन डी लेवल था एडमिटेड पेशेंट्स में, उससे आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनको विटामिन डी दिया गया नहीं दिया गया, उससे आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है इम्यूनिटी पे विटामिन डी का। जिसको कोविड हो गया और विटामिन डी खा खा के ठीक हो जाए, वो नहीं होता, उससे नहीं होता है। ये सारी इस तरह की चीजें किसी कोई अवेयरनेस टाइप की, जो पब्लिक अवेयरनेस जो जिसमें आपका काफी आजकल रोल चल रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और एक पॉइंट और है मेरा, इससे पहले कि आप अवेयरनेस के बारे में बताएं, कि लोगों में एक ये फीलिंग है कि जिनको लास्ट ईयर हो चुका है कोविड 1 में, तो क्या ये उनको वो प्रोन है इस टाइम भी हो जाने के लिए, उनको हो जाएगा कोरोना? शरद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये, और इट्स नॉट अ गुड आंसर आल्सो, क्योंकि हम काफी पेशेंट्स देख चुके हैं जो जिनको लास्ट ईयर हुआ, स्मॉल प्रोपोर्शन, काफी माने नंबर्स ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी जिनको प्रोवन लास्ट ईयर हुआ और इस साल भी प्रोवन हो गया। तो इट इज सो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जो इम्यूनिटी बिल्ड होती है इसकी वो 8-10 महीने में खत्म हो जाती है, जैसे फ्लू के लिए या और चीजों के लिए होता है। लाइफ में मीजल्स वाली इम्यूनिटी नहीं है, मीजल्स की इम्यूनिटी नहीं है। एक दूसरा इसमें जो इशू है वो ये कि हो सकता है आपकी स्ट्रेन्स कुछ फर्क हो, जो थोड़ा एस्केप कर रहे हैं पिछली वाली इम्यूनिटी को, विच इज अ वेरी स्कैरी थॉट। उसके बारे में तो सोच के भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है, लास्ट ईयर अगर आपको हो चुका है तो आप मास्किंग नहीं छोड़ेंगे, प्रिकॉशन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको वैक्सीन दोनों भी लग चुकी हैं तो आप मास्किंग नहीं छोड़ेंगे, प्रिकॉशन नहीं छोड़ेंगे। दोनों वैक्सीन के बाद भी हो रहा है, लेकिन सिवियर नहीं हो रहा है। तो ये अगर हमने ढीला छोड़ दिया अभी इस समय, ये 2021 भी गया इसमें पूरा, तो प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम ही है। लास्ट टाइम ये समझा जाता था कि इट इज नॉट अ किलर डिजीज। हम तो ये कहते थे, हम खुद कहते थे कि भाई देखिए 10 टाइम्स इससे ज्यादा लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं इंडिया में, तो क्या डरना है। लेकिन आज की डेट में ये किलर भी हो गया है। ठीक है, उस प्रोपोर्शन में नहीं होगा। हाँ शरद, इसमें the sheer numbers are the problem ना, ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। स्टडीज देखिए, पॉजिटिविटी रेट जो सैंपल दे रहे हैं दिल्ली में 35% है, मतलब जो 100 लोग सैंपल दे रहे हैं तो 35 को पॉजिटिव निकल रहा है भाई। तो ये बहुत ज्यादा फैल गया है। तो इसलिए अगर हमें 3% भी मोर्टेलिटी हमारी है, 2% भी है, 1% भी है, तो भी आप इंडिया में नंबर्स जोड़िए, कहाँ उतनी सुविधा है, कैसे करेंगे आप? अच्छा, ये अगर अच्छा लार्ज स्केल पे जो पब्लिक अवेयरनेस की बात है, लास्ट थिंग आई वुड वांट टू नो कि ये किस तरीके से, और जो सही वर्ड है वो स्प्रेड हो सकता है। टाइम कम है, लोगों को बचने के लिए टाइम कम है, और लोगों को समझाने के लिए भी वक्त कम है।
और जिस तरीके की इंडियन पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा वो वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन है, इलिटरेसी है, सब उसकी कमी है, एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन में, ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से फाइनली इसको डील किया जा सकता है कि कम से कम लोगों को जानकारी हो जाए? मल्टीपल स्ट्रैटेजीज करनी पड़ेंगी सर। अवेयरनेस के लिए तो बहुत किया जा रहा है। प्रॉब्लम यह है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर्स, जितना अवेयरनेस आप करें उतना गलत अवेयरनेस भी होती है। फॉल्स स्टेटमेंट्स आर अबाउंडिंग देयर, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है कि ऐसे महामारी के दौरान भी लोग गलत खबर जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं। इग्नोरेंस की अपनी वजह कुछ से भी होती है, गर्म पानी, कोई फलाना, कोई ये, कोई काढ़ा, कोई पता नहीं कुछ भी करेंगे। सो द इशू इज दैट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने में ही एनर्जी चली जा रही है सब। तो पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि किसकी बात सुननी है आपको। दिस इज अ प्रॉब्लम। देन सम थिंग्स शुड कम स्ट्रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड देयर शुड बी रूल्स अबाउट इट। कुछ लोगों को आप ये नहीं इतना अवेयर कर सकते, उनको बस उनको बताना है कि करना ही है, कोई चॉइस नहीं है। और कहीं अवेयरनेस, करेक्ट अवेयरनेस। सो इफ यू आस्क मी, इट्स आल्सो अ पैंडेमिक ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन because it's a big challenge. Yeah. If you listen to the right people, you can't go wrong. But कुछ भी, कोई भी हर आदमी एक्सपर्ट है, कोई कुछ आके बोल देता है, जिसको कुछ मालूम है चाहे ना मालूम है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आई थिंक इट सम्स अप एवरीथिंग कि पैंडेमिक ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, और इससे हमें जो है अलर्ट रहना चाहिए और समझना चाहिए। आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों ने डॉक्टर अमरीश मित्तल को सुना होगा, और जो उन्होंने बातें कही हैं बहुत ही अहमियत रखती हैं, और उनको सीरियसली अगर फॉलो करें तो मेरे ख्याल उनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी इस महामारी से लड़ने के लिए। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई एम पर्टिकुलरली ग्रेटफुल डॉक्टर अमरीश मित्तल, आपने इतना वक्त दिया हमें, हमारे द फ्री प्रेस को, और हमें पूरा यकीन है कि इसका बेनिफिट तमाम लोग आज उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।